नाजरीन आदाब। नाजरीन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन हमारे साथ इस वक्त है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। उनसे बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे। एलजी साहब लगातार कह रहे हैं कि जब से यूटी बन गई है तब से यहाँ पर अगर एक बदलाव की नज़र आ गई, वो कह रहे हैं कि चारों तरफ से बदलाव आ रहा है। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने तबाही मचा दी थी। उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब एलजी साहब मुझे कोई ऐसा नया काम दिखाएं जो उन्होंने किया हो पिछले कुछ सालों में। फिलहाल जिन जिन चीज़ों के वो रिबन काट रहे हैं वो 2019 से पहले के काम है। चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों, अस्पताल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटियां हों, रोड के टनल हों, फोर लेनिंग के प्रोजेक्ट हों, जो भी आज हुकूमत की तरफ से दिखाया जा रहा है, शुरुआत हमारे वक्त में आप G20 का कॉन्फ्रेंस यहाँ करा के जो मेहमान बाहर से आते हैं आप उनको गोल्फ कोर्स लेते हो, वो कब बना? आप उनको गुलमर्ग चक्कर करने की बात करते हो, गंडोला में आपने उनको सवारी देनी थी, वो कब बना? पिछले दिनों आपने बंगस में एडवेंचर स्पोर्ट्स का फंक्शन किया। बंगस को टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का दर्जा किसकी हुकूमत में मिला? गवर्नर साहब ने तो किया नहीं। नया इस दौर में कुछ नहीं बना। पुराने का जो है ये लोग रिबन काट रहे हैं, फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। जो किया लोगों के सामने है, लोग खुद फैसला करेंगे ना अब हमने क्या किया क्या नहीं किया। कश्मीर में आज यूटी फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, तो उमर साहब उसमें क्या करेंगे? इसमें मनाने वाली कौन सी बात है ना? वैसे तो आप उन दिनों को मनाते हो जिसमें कोई खुशी हो। मुझे बताइए ना, यूटी फाउंडेशन डे में खुशी किसकी? मुझे तो कोई अभी तक ऐसा नहीं दिखा जो ये कहे कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने से उनको कोई खुशी महसूस हुई। अब वो लोग जिन्होंने 5 अगस्त 2019 बिलखसूस जम्मू में मिठाइयाँ बांटी, आज वो भी पछता रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों, चाहे वो टोल के मामले पे हो, चाहे स्मार्ट मीटर के मामले पे हो, चाहे पानी और बिजली की किल्लत पे लोग सड़कों पे आए। करगिल का हाल आपने देखा। लेह में लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, कहते हैं कि हमें 6 शेड्यूल का वादा दिया गया था, वो अभी तक उनको मिला नहीं। तो ये दिन जो है, मुझे नहीं लगता है हुकूमत के बाहर कोई इस दिन को मना रहा है। हुकूमत की भी मजबूरी है, वो भी जानते हैं ना, कोई इससे खुश नहीं है, लेकिन दिल्ली से उनको फरमान आया है तो उसका उनको एहतराम तो करना ही होगा। हमें तो इसमें कोई खुशी नज़र नहीं आती। उमर साहब, क्या लग रहा है कि इलेक्शन में जो लगातार ताखीर हो रही है, कभी कभी उमर साहब कह रहे हैं कि ये लोग डर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उस पर क्या? अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं डर रहे, वो लोगों से डर रहे हैं। जो उन्होंने किया है उसका जो उनको खमियाजा भुगतना होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों नहीं होगा, वो जम्मू कश्मीर के आवाम के हाथों होगा। बीजेपी वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस से घबराए हुए नहीं हैं, वो इस बात से घबराए हुए हैं कि लोग उनको साथ नहीं देंगे। कश्मीर में तो वैसे भी लोगों ने उनका साथ देना नहीं था, ना उनकी ए टीम को, ना बी टीम को, ना सी टीम को। लेकिन जम्मू में भी आज बीजेपी के साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं। तो मुझे बताइए, म्यूनसिपल के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? चलिए, असेंबली की आप नहीं करना चाहते हो वो दूसरी बात है। श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी, जम्मू म्यूनसिपैलिटी, उनका टर्म जो है वो नवंबर के पहले हफ्ते में ख़त्म होगा। अभी तक तो असेंबली, अभी सॉरी इलेक्शन जो है म्यूनसिपैलिटी के, वो ज़ोरों शोर से अभी चल रहे होने चाहिए थे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बीजेपी वाले जानते हैं कि आज जम्मू शहर में भी उनका इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। तो ये सीधी बात है ना। अगर उनको ज़रा सा भी ये एहसास होता कि लोग उनको वोटों से नवाजेंगे, उन्होंने अभी तक इलेक्शन बुला दिया होता। अगर यूटी में इलेक्शन हो जाते हैं, असेंबली इलेक्शन, क्या उमर अब्दुल्ला उसमें पार्टिसिपेट खुद करेंगे? मैंने आपसे कहा ना, मैं फ़िलहाल असेंबली में नहीं जा रहा हूँ, और वैसे भी जो मैं लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ उसके लिए असेंबली में जाना ज़रूरी नहीं है। मैं ये लड़ाइयाँ बहुत जगहों से लड़ सकता हूँ, असेंबली के बाहर से लड़ सकता हूँ। फ़िलहाल तो हम बाहर से ही लड़ते आए हैं, आगे भी करता रहूँगा।
मैं यहाँ की मतलब लोगों की पहचान, तशक्कुस, शनाख्त, इज्जत, वकार, इन चीज़ों के लिए लड़ रहा हूँ। उसके लिए असेंबली में जाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। इंडिया अलायंस पे आप क्या वो लगता है कि उनके आपस में ठन गई है? उमर अब्दुल्ला क्या कहे? जो है लोगों के सामने है। अफसोस से कहना पड़ता है कि शुरू शुरू में तो ठीक ठाक एक मीटिंगों की रफ्तार भी बन गई थी और लग रहा था कि इसमें हम काफ़ी आगे जाएंगे, लेकिन जो जलसों का प्रोग्राम पहले बना था वो रुक गया, वो हुआ नहीं। और उसके बाद अफसोस की बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेके जो एक झगड़ा पैदा हो गया है, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान, और उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान, ये अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर कांग्रेस को रियासती इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस नहीं करना था तो पहले ही कह देते, फिर हम कोई उम्मीद भी नहीं रखते। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब कभी भी मीटिंग में ये बात चली कि क्या ये पार्लियामेंट के लिए है सिर्फ या इसमें असेंबली भी होगा, इसमें कोई सफाई नहीं सामने नहीं आई। इसलिए हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन चलिए इस उम्मीद के साथ कि ये 5 रियासत के जो इलेक्शन हैं ये मुकम्मल हो जाएं और उसके बाद जो थोड़ी बहुत इंडिया अलायंस में रशाकशी हो गई है उसको हम दुरुस्त करेंगे। पर ये कि उमर साहब आपने अपनी तकरीर में कहा कि आजकल हमें जम्मू कश्मीर की इस यूटी में कोई अफसर कश्मीरी नज़र नहीं आ रहा है। हमें कोई ऐसा अफसर नज़र नहीं आ रहा है जो लोगों के साथ तालमेल बनाए रखे, जो लोगों को समझने की कोशिश करे, जो यहाँ की जोग्राफिया को जाने। ज़्यादातर अफसर अब बाहर से लाए जा रहे हैं जिनको ना लोग पहचानते हैं ना जो लोगों को पहचानते हैं। और हमारी हुकूमत तो खासकर, लेकिन हमेशा कोशिश ये रही, और ज़्यादातर उन इलाकों में जहाँ आबादी मिक्स्ड है, जम्मू के पहाड़ों की बात करें, चाहे वो चिनाब वादी हो चाहे पीर पंचाल हो, हमेशा हमारी ये कोशिश रही कि मज़हब को जो है बैलेंस किया जाए। अगर एसपी एक मज़हब का तो डीसी दूसरे का, ताकि लोगों के साथ एक रास्ता जो है वो बने रहे और मुश्किल हालात में ये चीज़ हमें काम आई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लोकल अफसरों को जो है बिलखसूस तंग किया जा रहा है, सज़ा दी जा रही है, और उनको अगर सेक्रेटेरिएट में कमरा मिल भी जाता है तो कहीं कोने में उनको छुपाया जाता है जहां उन पे किसी की नज़र ही ना पड़े। एलजी इंतजामिया ने कहा कि हज़ारों करोड़ रुपए जो है आज दिशा बदल रहा है पूरी तरह से। आपने अपनी तकरीर में भी कहा शायद उन्हें ये गलत बयान से काम है। नहीं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की, डेवलपमेंट की बात नहीं की। कहा कि 86,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं। मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि अगर आए हैं तो बताएं कहाँ पे, क्योंकि हमें तो कहीं फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। और 86,000 करोड़, लगभग 90,000 करोड़, ये कोई मामूली रकम है नहीं, बहुत बड़ी रकम है। इसको छुपाने की कोशिश भी की जाए तो शायद छुपाया नहीं जा सकता। कहाँ गए ये प्रपोजल, ज़मीनी सतह पे ये नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो हमारे लोगों को इनमें रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हवा में ही बातें हो रही हैं और जैसे बाकी चीज़ों पे यहाँ के नौजवानों को गुमराह किया गया तो इसमें भी उनको गुमराह किया जा रहा है। एलजी साहब कह रहे हैं कि हालात अब ठीक हो रहे हैं, बीजेपी भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से अभी भी जो है कल ही एक मजदूर को मारा गया, उससे पहले एक पुलिस ऑफिसर पर गोली मारी। तो उमर अब्दुल्ला को क्या लग रहा है, क्या हालात श्रीनगर की? मुझे क्या लग रहा है ना, अब मुझे वही लग रहा है जो यहाँ के आवाम को लग रहा है। किस हिसाब से आप कहेंगे ना हालात बेहतर हो गए हैं? चलिए हर रोज नहीं तो कम से कम हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा हो रहा है। वो इलाके जिन इलाकों को हमने बिल्कुल मिलिटेंसी से क्लियर कर दिया था उनमें इस तरह के हमले देखने को मिल रहे हैं। दिन दहाड़े श्रीनगर शहर के बीचों बीच आपका पुलिस का अफसर जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों जो कुकरनाग में हुआ, उसको एनकाउंटर मैं नहीं कहूँगा, उसको मैं एम्बुश कहूँगा।
जिस तरह आर्मी के अफसर सीनियर मेजर का इस तरह मतलब किसी ये एनकाउंटर में या किसी एम्बुश में मारा जाना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। जेएन के पुलिस का सीनियर अफसर, और फिर कल जो पुलवामा में हुआ, नॉन लोकल लेबरर को इस तरह मारना, अगर यही इनको नॉर्मलसी का सबूत दिखता है तो ठीक है ना, फिर तो हम हमेशा ही नॉर्मल रहे, क्योंकि ये सब तो पिछले 30-35 साल से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये नॉर्मलसी नहीं है। हमारे लिए नॉर्मलसी है जब ये मारधाड़ खून खराबे का सिलसिला जो है ये पूरी तरह से रुक जाए, जिसका इन्होंने दावा किया लेकिन हुआ नहीं। इन्होंने क्या कहा था 5 अगस्त 2019 को, याद करिए, कहा कि यहाँ अगर बंदूक है तो वो 370 की बदौलत, और अगर 370 चला जाएगा ये बंदूक भी खत्म हो जाए। अब चलो 370 को गए हुए कितने साल हो गए कितने? 4 साल नहीं ना, 2019 में हुआ ना, आज 23, 4 साल हो गए। कौन से बंदूक खामोश हुए? आज 5वां साल शुरू हो गया। जो वादे हमसे हुए थे अमन के, वो बाकी वादों की तरह वो वादा भी इसी तरह अधूरा रहा। क्या पीएचडीटी में सब कुछ ठीक ठाक है? जिस तरह अब लगातार हमें लग रहा है कि बयानबाजी एक दूसरे की तरफ हो रही है। नहीं, अब बयानबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, न नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर कर रहे हैं। 2019 के बाद शायद ही कहीं पे आप कोई ऐसा रील पेश कर सकोगे जिसमें मैंने या फारूक साहब ने पीएचडी के किसी पार्टी के मेंबर को निशाना बनाया हो। लेकिन ये क्या मजबूरी है, ये कौन सी मतलब आदतें हैं जो जा नहीं रही हैं, जिसके वजह से हर हफ्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस तरह टारगेट किया जा रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूं कि इस पे अगर कहीं पे खुशी हुई तो बीजेपी के दफ्तर में हुई। अगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले दिनों श्रीनगर के उस फंक्शन में निशाना बनाया गया, अगर उस बयान की कहीं तारीफ हुई तो जम्मू कश्मीर में तारीफ नहीं हुई, बीजेपी के दफ्तर से, आरएसएस के दफ्तर से तारीफ हुई, जो मुझे लगता है बड़े अफसोस की बात है। थैंक यू।